नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट और बात करेंगे सोने की कि क्या ये सोने में निवेश का सही समय है, जहां पर प्राइसेस हमने ऊपरी स्तरों से हल्के होते हुए देखे हैं। क्या करना चाहिए ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स को, इस पर करेंगे फोकस। साथ ही क्रूड पर बातचीत करेंगे। क्रूड को जो सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है रेड सी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, वो कितना टिकाऊ है, प्राइसेस यहां से क्या ऊपर की तरफ जाएंगे या रहेंगे दायरे में, इस पर भी करेंगे बातचीत। और बात करेंगे शुगर की, जो नए एस्टिमेट्स आए हैं ओवरऑल शुगर प्रोडक्शन के, वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है कोटक सिक्योरिटीज के वीपी रविंद्र राव, एलएनपी एडवाइजरी सर्विसेज के रिसर्च एनालिस्ट भूपेश शर्मा और साथ ही मेटल फोकस के सीनियर कंसल्टेंट हर्षल बरौत भी हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल विठानी भी आगे शो में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आप सभी का स्वागत है इस शो में। शुरुआत सोने के साथ कर लेते हैं, जहां पर रेट कट होप्स जो थी वो डिम होती हुई दिख रही हैं। गोल्ड डॉलर इंडेक्स में हमने अच्छी स्ट्रेंथ आते हुए देखी है और इसके बाद प्राइसेस गोल्ड के हल्के हुए हैं ऊपरी स्तरों से। इंटरनेशनल मार्केट्स में 2008 डॉलर के आसपास गोल्ड कारोबार कर रहा है। कैसे लग रहे हैं यहाँ से भाव, क्या रहेंगे आगे के लिए ट्रिगर्स, इस पर करते हैं बातचीत। हर्षल हैं हमारे साथ। हर्षल नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो यही बताइए कि जो ट्रिगर्स हैं तमाम गोल्ड के, वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं प्राइस मूवमेंट के हिसाब से, क्योंकि एक तरफ डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट, दूसरी तरफ रेट कट की जो उम्मीदें हैं वो कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। इन्फ्लेशन की जिस तरीके का डेटा आया है, 1 मंथ लोज पर हमने इंटरनेशनल मार्केट्स में भाव ऑलरेडी आते हुए देखे हैं। कैसे देख रहे हैं आप इन सभी ट्रिगर्स को और यहाँ से क्या कौन से ट्रिगर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे गोल्ड मूवमेंट के हिसाब से? गुड मॉर्निंग दीपाली। देखिए, मेटल फोकस का एक व्यू हमेशा से रहा है कि जो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस है फेड की रेट कट्स को लेके, वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव थी स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से। इनफैक्ट नवंबर से अगर आप देखिए तो मार्केट कहीं ना कहीं 6 से 7 रेट कट 2024 में एक्सपेक्ट कर रहा था फेड से। अब जैसे हमने देखा है कि यूएस डेटा ब्रॉडली अभी भी पॉजिटिव है। इन्फ्लेशन खैर अपने हाई से तो नीचे आ गया है, बट अभी भी सर्विसेज इन्फ्लेशन जो है यूएस में स्टिकी है। और रिसेंटली कुछ फेड मेंबर्स ने भी ये आशंका जताई है कि शायद रेट कट उतने फास्ट नहीं होंगे। तो आई थिंक मार्केट कहीं ना कहीं अब ये सब चीजें प्राइस इन कर रहा है और फेड का जो आउटलुक है वो सिर्फ 3 रेट कट का है 2024 में। तो मार्केट अगर इस व्यू की तरफ अब जाता है 6 से लेकर 3 रेट कट तक, तो आई थिंक गोल्ड में और करेक्शन हमें देखने मिल सकता है। हमें लगता है कि 1950 और $1900 तक गोल्ड जाने की संभावना है अगर मार्केट ये और ज्यादा ये एक्सपेक्टेशन फैक्टर इन करने लग गए। बट खैर वाइल रेट एक्सपेक्टेशन फिलहाल प्राइस को ड्राइव कर रही है, बट जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। रेड सी में जो डेवलपमेंट्स है उसका एक इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे भी है और दूसरा जियोपॉलिटिकल प्रीमियम में भी है, जो शायद गोल्ड को निचले स्तरों पर वहां से बाइंग गोल्ड में उसी वजह से आ सकती है। तो हर्षल, 1950 डॉलर की आप बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि यहाँ तक ही जाना चाहिए और यहाँ से सपोर्ट मिलना चाहिए, पहली चीज। दूसरा ये कि ये लेवल्स आप कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो हम ये लेवल्स मोस्टली फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि यहाँ पे आके फिर बाइंग शायद इमर्ज होगी, क्योंकि बाय द टाइम फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर पास होगा तो इसमें फिर रेट कट की जो एक आउटलुक है और ज्यादा क्लियर हो जाएगी कि फेड कितने रेट कट करेगा। तो आई थिंक तब मार्केट में एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा वापस गोल्ड बाइंग करने के लिए। तो हमें लगता है कि $1900 के आसपास जो है अच्छी खासी बाइंग इमर्ज होगी। तो आप अभी सजेशन क्या दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को गोल्ड को लेकर? वेट करना चाहिए फिलहाल 1950 के आसपास पहुंचे तभी एंट्री ले इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से? जी दीपाली, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि हम हमारे क्लाइंट को वैसे ट्रेडिंग कॉल्स नहीं देते, बट हमारा जो आउटलुक है लॉन्ग टर्म आउटलुक, उस हिसाब से हमें लगता है कि $1900 तक प्राइस डेफिनेटली आ सकता है। और ओवरऑल कहाँ रह सकते हैं भाव अगर 2024 की बात करें? तो 2024 में जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट हाफ में हम करेक्शन देखते हैं और फिर $1900 पे अगर बेस बनता है तो फिर वापस प्राइजेस इमर्ज होके वापस 2000 का जो लेवल, आई थिंक ब्रॉडली हमें लगता है कि उसके आसपास गोल्ड रहना चाहिए। हमें ये नहीं लगता है कि गोल्ड $2300 या $2400 हो जाए। इनफैक्ट हर्षल, आपसे एक क्विक कमेंट सिल्वर और बेस मेटल्स पे भी लेंगे, लेकिन उससे पहले रविंद्र से एक व्यू ले लेते हैं गोल्ड पर। रविंद्र, आप कैसे देख रहे हैं गोल्ड के भाव को? ट्रेडर्स हो या इन्वेस्टर्स हो, क्या स्ट्रैटेजी आप रेकमेंड कर रहे हैं? वेरियस ट्रिगर्स की तो हमने बातचीत की, लेकिन प्राइस मूवमेंट के हिसाब से आपका व्यू क्या है? गुड मॉर्निंग दीपाली। दीपाली, मेरे हिसाब से जो ट्रिगर्स हमने बात की है, आई थिंक उसकी वजह से हमने गोल्ड में एक फॉल देखा है। लेकिन
जो इम्पोर्टेंट प्राइस एक्शन लेवल्स है, डॉलर इंडेक्स में 103.70 का जो हाई लगाया है, आई थिंक दैट इज अ वेरी क्रूशियल लेवल। एक 200 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है वहां पर। और कल के सेशन में एक डोजी फॉर्म हुआ है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी वी माइट सी सम काइंड ऑफ करेक्टिव मूव इन डॉलर इंडेक्स। हो सकता है कि आज जो जॉबलेस क्लेम्स के डेटा है और फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग डेटा है, दैट माइट ट्रिगर सम काइंड ऑफ लॉन्ग लिक्विडेशन। लेकिन गोल्ड में अगर इंडियन इंडियन लेवल्स देखे तो 61,800 का बहुत क्रूशियल लेवल था। काफी टाइम से ये प्राइजेस सस्टेन कर रहा था, और पिछले वीक में हमने कहा भी था कि 61,800 अगर ब्रीच होता है तो वी माइट सी सम डाउनफॉल। तो इंडियन मार्केट्स के अगर प्राइस एक्शन देखें तो एक पॉसिबिलिटी दिखता है कि 61,000 तक के लेवल्स हम गोल्ड में देख सकते हैं। और अगर इंटरनेशनल मार्केट स्पॉट के लेवल्स देखें तो आई थिंक 1980 इज व्हाट इज पॉसिबिलिटी। तो हो सकता है कि 1980 तक एक बार प्राइसेस आए, लेकिन जैसे मैंने बताया कि डॉलर इंडेक्स एक रेजिस्टेंस जोन में है, तो एक ड्रॉप के बाद हम एक फिर से एक अप मूव देख सकते हैं गोल्ड के प्राइसेस में। लेकिन जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा सा बेरिश बना हुआ है। आई थिंक इट विल मोर ऑफ अ डेटा ड्रिवन। नेक्स्ट फेड मीटिंग जो है, उसका जो एक्सपेक्टेशन था दैट इज जो कट का एक्सपेक्टेशन था दैट हैज कम डाउन टू 60%। और अभी इट इज एज एज आई एम सेइंग, इट इज डेटा ड्रिवन। नेक्स्ट 2 महीने में और दो डेटा पॉइंटर्स आएंगे। आई थिंक दैट विल शेप अप कि मार्च में फेड का एक्शन क्या होता है। आई थिंक तब तक के लिए हो सकता है कि गोल्ड थोड़ा सा साइडवेज टू बेरिश रहे। लेकिन डॉलर इंडेक्स का मूव बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे देखना पड़ेगा। अगर उसमें एक करेक्टिव मूव आता है तो आई थिंक वी माइट अगेन सी गोल्ड प्राइसेस मूविंग हायर। ओके। अच्छा हर्षल, सिल्वर पर आपकी राय क्या रहेगी? क्योंकि यहाँ भी सिमिलरली हमने साल की शुरुआत से ही थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखी है, प्राइसेस ऊपर नीचे होते हुए फाइनली नीचे की तरफ ही गए हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में $22 के ऊपर फिलहाल तो बना हुआ है, बट यहाँ क्या व्यू है आपका प्राइस पर्सपेक्टिव से? सो दीपाली, सिल्वर आई थिंक हमें लगता है कि एटलीस्ट फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर में गोल्ड को थोड़ा अंडर परफॉर्म करेंगे, तो गोल्ड से ज़्यादा गिरावट सिल्वर में हम देखते हैं। इसका मेन कारण यही है कि इंडस्ट्रियल मेटल्स का जो सेंटीमेंट है वो उसमें थोड़े हेडविंड्स है चाइना के ग्रोथ प्रॉब्लम्स की वजह से। तो आई थिंक क्योंकि चाइना वीक है तो इंडस्ट्रियल मेटल्स में जब तक कोई फर्म रिकवरी नहीं आती है तब तक सिल्वर को जो एक इंडस्ट्रियल मेटल से सपोर्ट है वो भी मिसिंग है। और दूसरा, अगर गोल्ड प्राइसेस वीकन हो रहे हैं तो सिल्वर में एक वो डबल वैमी सा एक इम्पैक्ट हमें देखने में मिलता है। तो हमें लगता है कि एज लॉन्ग एज गोल्ड गिर रहा है, सिल्वर शायद ज़्यादा तेजी से गिरेगा। और जब तक चाइना में सेंटीमेंट नहीं स्टेबलाइज होता, आई थिंक सिल्वर में तब तक रिकवरी एक जो है सस्टेनेबल रिकवरी तब तक नहीं आएगी। तो शॉर्ट टर्म में $22 या $21.80 के जो लेवल्स है, आई थिंक वहाँ तक सिल्वर प्राइसेस जा सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट में आई थिंक रफली वो 68 से 70,000 लेवल्स की आई थिंक आसपास को इम्पैक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए शुक्रिया हर्षल अपने व्यूज देने के लिए। गोल्ड सिल्वर दोनों पर ही तो फर्स्ट हाफ जो फर्स्ट क्वार्टर प्रिसाइसली रहेगा 2024 का, वहाँ पर गोल्ड में और करेक्शन आ सकती है। 1950 तक के लेवल्स तो एक्सपेक्टेड हैं ही इंटरनेशनल मार्केट्स में, बट कैसे पैन आउट होती है इंसेंट्रल बैंकर्स का रुख, साथ ही डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट, सेंट्रल बैंकर्स की बाइंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये कुछ फैक्टर्स रहेंगे जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे नियर टर्म में, लेकिन सिल्वर में ज़्यादा वीकनेस यहाँ से देखी जा सकती है गोल्ड के मुकाबले। लेकिन अब बात कर लेते हैं एनर्जी बास्केट की, और एनर्जी बास्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट्स में हमने ब्रेंट के भाव अगर आप स्पेशली देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट आते हुए दिखाई दिया है। $78 के ऊपर आकर वापस प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं। और ओपेक ने जो डिमांड एस्टिमेट्स जारी किए हैं वो हायर साइड पर किए हैं, और इसीलिए एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि शायद प्राइसेस को थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ से बनते हुए दिखाई दे। रविंद्र, कैसे देख रहे हैं आप कच्चे तेल को? हालांकि कोई बहुत बड़ी तेजी तो नहीं बनी है, प्राइसेस ऊपर नीचे ही हमने कंसिस्टेंटली एक रेंज में ट्रेड होते हुए देखे हैं, बट क्या व्यू है मौजूदा लेवल से? बिल्कुल दीपाली, मेरे हिसाब से इसमें जो रेंज बना हुआ है आई थिंक दैट इज इंटैक्ट, क्योंकि दोनों साइड के फंडामेंटल्स है। तेजी के फंडामेंटल्स भी है, मंदी के फंडामेंटल्स भी है। तेजी में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं मिडल ईस्ट में, आई थिंक दैट इज सपोर्टिंग द प्राइजेस। और जो कल के ओपेक रिपोर्ट में जो नेक्स्ट प्रोजेक्शन 2025 के प्रोजेक्शंस में उन्होंने बढ़ोतरी दिखाई है डिमांड में, दैट हैज सपोर्टेड द प्राइसेस। प्लस यूएस के जो प्रोडक्शन लेवल्स है वो थोड़े से घटे हैं, क्योंकि फ्रीजिंग टेम्परेचर है वहाँ पे, तो उस वजह से थोड़ा सा प्रोडक्शन नीचे आया है। लेकिन ओवरऑल अगर सप्लाई साइड भी देखें तो डिमांड उतना ज्यादा नहीं है चाइना में अभी भी। आई थिंक वरीज काफी है।
चाइना के जीडीपी देखे तो इट हैज अगेन कम बिलो द एस्टिमेट्स, रिटेल सेल्स के फिगर एस्टिमेट्स के नीचे आए हैं। प्लस अभी वहां से इंडिकेशन आ रहा है कि दे माइट नॉट गो फॉर एग्रेसिव स्टिमुलस। तो ये सारे फैक्टर जो है वो क्रूड को अपसाइड में सस्टेन करने नहीं दे रहे हैं। तो हमें अभी भी लगता है कि इट माइट ट्रेड इन अ स्टिफ रेंज, क्रूड में लोअर लेवल्स पे $67 $68 का WTI में एक सपोर्ट बना रहेगा, अपसाइड में $75 $76 का एक रेजिस्टेंस बना रहेगा। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में अराउंड 5850 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो हमारा पिछले वीक में भी सपोर्ट था। और रेजिस्टेंस जो है वो अराउंड 6300 से 6400 का है। तो हमें लगता है कि ये रेंज में क्रूड ट्रेड करेगा। और जब तक कि 5850 ब्रीच नहीं करता, आई विल नॉट बी वेरी बेरिश। अगर 5950 6000 का लेवल दिखता है तो आई थिंक दैट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अगर आप पिछले वीक का पूरा व्यू देखे, मूव देखे, तो 5950 900 के आसपास आता है, वहां से हम एक रिकवरी देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आई थिंक ये रेंज कंटिन्यू रहेगा अनटिल एंड अनलेस देयर इज एनी मेजर ट्रिगर, या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन में कोई एस्केलेशन नहीं होता। आई वुड स्टिक टू दिस रेंज। भूपेश, आपकी राय क्या रहेगी नेचुरल गैस पर? ये मोस्ट वॉलेटाइल कमोडिटी है नियर टर्म में, अगर हम देखें वापस प्राइसेस नीचे हैं आज के सेशन में। आपके कमेंट्स प्राइस के हिसाब से? भूपेश, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप कमेंट शेयर करना चाहेंगे और नेचुरल गैस? यस यस यस। नमस्कार मैडम। दीपाली जी, अगर नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस का चार्ट पिछले कई दिनों में एक छोटी पॉजिटिविटी दिखाने लगा है। मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में 228 के नीचे अब नेचुरल गैस जनवरी वायदा जाना मुश्किल है। इसलिए नेचुरल गैस में करंट भाव पर या 2 से 3 पॉइंट नीचे आता है, 235-36 के आसपास जहां भी मिलता है वहां खरीदारी करनी चाहिए। और इसका स्टॉप लॉस 230 के नीचे स्ट्रिक्ट फॉलो करना चाहिए। मुझे लगता है कि इस वीक में 2 दिन बाकी हैं और आने वाले वीक में 270 और 280 तक के पुल बैक मुझे समझ आता है। ओके, चलिए, तो ऑन डिप्स बाय करने की सलाह है, वापस थोड़ा पुल बैक नेचुरल गैस में एक्सपेक्टेड है। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर बात करेंगे एग्री कमोडिटी स्ट्रैटेजीज की, साथ ही बात करेंगे शुगर की, क्योंकि शुरुआती जो नंबर्स प्रोडक्शन के सामने आए हैं 4 महीने के, उसमें जो उत्पादन है वो 7% घटा है। कैसा रह सकता है ओवरऑल प्रोडक्शन फॉर फुल ईयर, इस पर करेंगे बातचीत। प्रफुल्ल विठलानी हमारे साथ मौजूद हैं, ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन। एक ब्रेक के बाद बातचीत करेंगे। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड पर बात करेंगे शुगर की। चीनी के मौजूदा मार्केटिंग साल के शुरुआती 4 महीने में चीनी का उत्पादन 7% घटा है। इसके कारण क्या है और अभी ये साल है तो क्या मान के चला जाए कि इस साल देश में चीनी का उत्पादन क्या कम रहने वाला है और कितना कम रह सकता है? इस पर बातचीत करने के लिए ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी हमारे साथ मौजूद है। प्रफुल्ल जी, पहले तो ये जानना चाहेंगे कि सो फार अगर हम नंबर्स देखें वो कैसे रहे हैं, टोटल पिछले साल के मुकाबले कंपेयर करें तो कितनी क्रशिंग हुई है शुगर केन की, और जो एवरेज शुगर रिकवरी रेट रहा है वो कहां स्टैंड करता है? हाँ जी प्रफुल्ल जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ, प्लीज। जी प्रफुल्ल जी, रीसेंट नंबर्स जो आए हैं वो कैसे हैं? अगर हम पिछले साल से तुलना करें तो कितना क्रशिंग सो फार हुआ है शुगर केन का, और शुगर एवरेज शुगर रिकवरी कहाँ कितने परसेंटेज पे रही है? देखिए, ये लास्ट ईयर और ये ईयर की कंपैरिजन करनी मुश्किल है, क्योंकि ये साल सब जगह पे सीजन लेट चालू है एक्सेप्शनल कर्नाटक। तो मगर अक्टूबर से ये जनवरी की आज तक तारीख का जो कंपैरिजन करना चाहते हैं तो उसमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो भी बढ़ी है। जो रेंज आ रही है कि शुगर का प्रोडक्शन की रेंज है वो 30 से 31 की है, और इथेनॉल अप्रोक्सीमेटली 1.7 की है। अपने परसों हम दिल्ली में थे तो फूड सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा जी को मिले थे और उनको काफी कॉन्ग्रेचुलेट किया गया था, क्योंकि जब अक्टूबर से नवंबर 2 महीने जो 2023 के थे तो लोगों को काफी कंसर्न था कि रेट्स काफी हाई जाएंगे क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक शायद नीचे रहेगा। पर उस समय गवर्नमेंट की पॉलिसीज ने ऐसे मार्केट को हैंडल किया है एक्सीलेंटली, और
उसके बाद जो अभी सेकंड उन्होंने किया कि इथेनॉल प्रोडक्शन नहीं करने का बी या ज्यूस से, तो उसकी वजह से जो शुगर के नंबर चेंज हो गए, तो हमने उनको बताया था कि हम वी आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग फॉर मेकिंग द चार्ट एंड नॉट फॉलोइंग द चार्ट। एंड रियली कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सराहना करनी ही चाहिए, और हमें अभी ये 30-31 के रेंज पकड़ के चलना चाहिए आहिस्ता। की फर्स्ट प्रोडक्शन आउटपुट जो है वो हमने 27 जनवरी को रखी है, तो 27 के बाद हम आपसे शेयर कर पाएंगे। अभी जो ये नंबर्स है एक्चुअल नंबर्स, उसमें लास्ट ईयर से ये ईयर कंपेयर करना वो थोड़ी दिक्कत और या प्रॉब्लम गलत जा सकते हैं, उसको कंपेरेबल नहीं है। ओके, तो यानी 27 जनवरी को आप फाइनल अपने एस्टिमेट्स शेयर करेंगे, लेकिन 31 मेट्रिक टन के आसपास का टोटल प्रोडक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अगर हम स्टेट वाइज देखें प्रफुल्ल जी, तो रीसेंट डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है? क्योंकि रिपोर्ट्स तो ये हैं कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में शुगर प्रोडक्शन बेटर साइड पर रह सकता है। सो फार क्या सिचुएशन आपको दिख रही है, अगर 3 मेजर स्टेट्स की हम बात करें, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटका? देखिए, शुरुआत में जब अक्टूबर में जो प्रिडिक्शंस आ रहे थे रिसर्च एनालिस्ट के, उससे ये महाराष्ट्र आगे जा रहा है। महाराष्ट्र के नंबर अभी रेंज चल रही है 9 से 9.5 की। कर्नाटक जो है वो भी अच्छा है, और कर्नाटक का जो सीजन पहले बात हो रही थी कि जनवरी की 31 तक क्लोज हो जाएगी, पर वो मेरे ख्याल से 14-15 फरवरी तक चलेगी। और बिहार में लास्ट ईयर से करीबन 10 से 15% प्रोडक्शन ज्यादा होगा। यूपी एज इट इज सेम अपनी जगह पे ही रहेगा ऐसा दिख रहा है। थोड़े प्रॉब्लम कोई एक जोन पे है, पर आई डोंट थिंक दैट मच रिलायबल, उतना कोई चिंता करने की बात नहीं है। जो एक्सपेक्टेशंस थे अक्टूबर नवंबर में, उससे ज्यादा ही नंबर आ रहे हैं, और फाइनल नंबर जो ये आज की तारीख में रेंज है 30 से 31 की, और हमारा ये फर्स्ट प्रेडिक्शन हम अभी हमेशा जनवरी में करते हैं, वो हम 27 को आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो 27 जनवरी को वापस रिकनेक्ट करेंगे, लेकिन सोफार जो नंबर्स आए हैं या फिर जो एस्टिमेटेड हैं वो बेटर साइड पर ही दिखाई दे रहे हैं, जो कि शुरुआत में एक्सपेक्ट किए जा रहे थे। तो प्रोडक्शन इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रही है। शुक्रिया प्रफुल्ल जी आपका अपने व्यूज देने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्विकली फोकस कर लेते हैं स्ट्रैटेजीज पर। पहले भूपेश से पूछ लेते हैं, एग्री स्पेस से कुछ ट्रेड्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं क्या, और उसके बाद अरविंद से मेटल्स पर ट्रेड लेंगे। बताइए भूपेश, कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपकी एग्री कमोडिटी पैक से। जी दीपाली जी, मेरे हिसाब से ग्वार सीड फरवरी वायदा में बिकवाली करनी चाहिए 5470 के नीचे, जिसमें स्टॉप लॉस 5520 के रहेंगे। नीचे में 5410 और 5390 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं अगर मैं दूसरी कमोडिटी की बात करूं तो मुझे जीरे में अभी भी मंदी समझ आती है। 27500 का स्टॉप लॉस लगाकर जीरा बेचना चाहिए, जो जीरा मार्च वायदा है। और इसमें नीचे में 26,200 और 25,700 के लक्ष्य संभावित। रविंद्र, बेस मेटल से कोई ट्रेड लेंगे क्या? कोई खास एक्शन तो है नहीं, वैसे प्राइसेस फ्लैट ही ट्रेड कर रहे हैं, बट कोई रिकमेंडेशन आपकी इस स्पेस से? बिल्कुल, मेरे हिसाब से रिकमेंडेशन तो नहीं है, बट कॉपर में 712 का एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है, जो कि एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। अगर वो ब्रीच हो जाता है तो कॉपर में एक अच्छा खासा डाउनसाइड हम देख सकते हैं। तो आई थिंक जब तक 712 710 होल्ड है, कॉपर में एक बाइंग स्ट्रेटेजी कर सकते हैं। 716 717 का एक टारगेट लग रहा है, लेकिन अगर 717 के ऊपर निकल जाता है तो वी माइट सी अ ब्रेकआउट। अदरवाइज आई थिंक 712 से लेके 717 का रेंज रहेगा। जिंक में भी आई थिंक एक शॉर्ट पैटर्न बन रहा है, जब तक कि 222 50 223 का लेवल्स होल्ड है। आई थिंक नीचे में 219 218 तक के लेवल दिख सकते हैं। तो आई थिंक सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिंक में। 222 50 223 का एक रेजिस्टेंस का स्टॉप मेंटेन कर सकते हैं, और डाउन साइड हम 218 तक के लेवल्स देख सकते हैं फ्रॉम एन इंट्राडे पर्सपेक्टिव। ओके, चलिए, तो कॉपर पर नजर रखकर चले। 716 तक के भाव आने की पॉसिबिलिटी है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 714 के आसपास कारोबार कर रहा है कॉपर का भाव। तो चलिए, ये तो रही स्ट्रैटेजीज। और एग्री कमोडिटी पैक में ग्वार पर आपको एक ट्रेड मिला ही है। हालांकि अगर आप स्पाइसेस के पैक को देखेंगे तो यहाँ पर जीरा मोस्ट
वॉलेटाइल कमोडिटी रहा है। 4% नीचे है आज, कल हमने ऊपर मोमेंटम देखा था। बाकी स्पाइसेस देखेंगे तो धनिया में भी 1% गिरावट है और बाकी टर्मरिक भी ½ % नीचे ट्रेड कर रहा है। भूपेश ने ऑलरेडी जीरे पर एक सेल स्ट्रैटेजी आपको दी है 25,700 के लक्ष्य के लिए, लेकिन बाकी स्पाइसेस भी थोड़े से सॉफ्ट साइड पर ही फिलहाल कारोबार करते हुए दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे एग्री कमोडिटी पैक में तो यहाँ पर कॉटन सीड ऑयल के एक फ्लैट कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। बाकी कैस्टर में भी फ्लैटिश टोन पर ही ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। ब्रेक लें उससे पहले क्विकली एक डॉलर इंडेक्स पर और राय ले लेते हैं। रविंद्र, क्या व्यू रहेगा आपका डॉलर इंडेक्स के मूवमेंट पर? जैसे मैंने बताया 103.70 का जो हाई लगाया था डॉलर इंडेक्स में 1-2 दिन के पहले, आई थिंक दैट विल बी द मेजर रेजिस्टेंस। एक डोजी फॉर्मेशन दिख रहा है और जो डेटास आए हैं, डेटास तो डाउनसाइड के लिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट हो सकता है कि आगे के जो फर्दर डेटास आए दैट माइट सपोर्ट द डाउनसाइड इन डॉलर इंडेक्स। तो मुझे लग रहा है कि जब तक कि 103.70 क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड है, एक पॉसिबिलिटी है कि लोअर लेवल्स पे 102.70 से 102.50 तक के लेवल्स हम डॉलर इंडेक्स में देख सकते हैं एंड वो एक सपोर्टिव होगा ओवरऑल कमोडिटीज पैक के लिए। इवन ट्रेजरी यील्ड्स में एक रेजिस्टेंस के पास में ट्रेड कर रहा है 4% के ऊपर, ज्यादा सस्टेन करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। अगर सस्टेन हो जाता है तो एक अपसाइड देख सकता है, अदरवाइज मेरे हिसाब से ट्रेजरी यील्ड्स में भी हम एक नरमी देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दोनों ही एक रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है और अगर रेजिस्टेंस सस्टेन होता है तो we might see some kind of bounce back in overall commodity prices. ओके, चलिए, तो ये रही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज और साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स पर राय। शुक्रिया रविंद्र, भूपेश, आप दोनों का ही शो में आने के लिए और अपने व्यूज शेयर करने के लिए। ब्रेक में जाएं उससे पहले आपको बता दें कि सीएनबीसी आवाज़ की बादशाहत बरकरार है। एक बार फिर से हमारे सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज़ पर यूँ भरोसा बनाए रखने के लिए हफ्ते दर हफ्ते और ये साथ निभाने के लिए। जो लेटेस्ट नंबर्स आए हैं उसके दौरान, मार्केट आवर्स के दौरान सीएनबीसी आवाज़ की बादशाहत बरकरार रही है। लोगों का भरोसा सीएनबीसी आवाज़ पर बना रहा है। अगर दिन भर के अगर आप नंबर्स देखेंगे तो 54.2% के आसपास लोगों ने सीएनबीसी आवाज़ को देखना पसंद किया है। तो मार्केट के दौरान सीएनबीसी आवाज़ की बादशाहत बरकरार, लोगों ने सीएनबीसी आवाज़ पर भरोसा जताया है और इसीलिए सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज़ पर ये भरोसा बनाए रखने के लिए। और हमारी कोशिश यही होती है ऐसा कंटेंट, ऐसी प्रेजेंटेशन आपके लिए लेकर आएँ जो आपको फ़ायदा पहुंचाए। मार्केट आवर्स के दौरान भी जो आवाज़ का मार्केट शेयर है वो 64.3% रहा है। तो लीडरशिप मार्केट आवर्स हो या फिर दिन भर हो, सीएनबीसी आवाज़ की बरकरार है। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देखिए वायदा मार्केट का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।